गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई सभी बच्चों के। तो जैसे आपकी क्लास स्टार्ट हो तो एक बार आप मुझे बताएंगे। हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़ गए हैं। सचिन कह रहे हैं कि सर जी राम राम, जयपुर की नगरी से। प्रेमानंद महाराज जी कह रहे हैं राधे राधे सर जी, राधे राधे। प्रेमानंद जी महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वीट नंदिनी कह रही हैं गुड इवनिंग। इंजीनियर के साहब कह रहे हैं नमस्ते गुरुजी। गंगेश गुप्ता कह रहे हैं गुड इवनिंग। बजरंगी कह रहे हैं नमस्ते। तो ऑडियो वीडियो क्लियर बता दी है इन्होंने। गोलू प्रजापति, वीक के मोटिवेशन, मनोहर यादव, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। तो आज की जो क्लास है हमारी, तो लास्ट 2 दिनों से हम मोशन के क्वेश्चन कर रहे हैं मैकेनिक्स के। आज की क्लास में हम ग्रेविटी, वर्क, पावर, एनर्जी, प्रोजेक्टाइल मोशन, इन सब के क्वेश्चन करेंगे। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और एएलपी वाले जो बच्चे हैं, असिस्टेंट लोको पायलट वाले, टेक्नीशियन वाले, इनका बिल्कुल लगभग लगभग सारा कोर्स उन्होंने कंप्लीट कर लिया होगा। और अब ये केवल टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे, ये मानकर मैं चल रहा हूँ, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो। बाकी जिन्हें आगे पेपर देने हैं वो अपना धीरे धीरे चीज़ों को सीखते रहो, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है ये कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन when a body moves under a force of 1 Newton at a distance of 1 meter in the direction of force। तो बेटा आपसे कह रहा है कि कार्य की मात्रा बतानी, आपने कितना कार्य किया गया वस्तु के ऊपर अगर बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा वस्तु चलती है। तो आप सभी को पता है कि जब फोर्स लगता है और फोर्स से डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन पैदा होता है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है W इजकल टू एफ एस कोस थीटा। ये वर्क का फॉर्मूला है, बल गुणा विस्थापन इंटू कोस थीटा। तो कितना बल लगाया आपने, आप कहेंगे सर 1 न्यूटन का बल लगाया गया है। विस्थापन कितना हुआ, 1 मीटर का। और एंगल कितना है, इसने कहा कि बल की दिशा में ही विस्थापन हुआ, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी में ही डिस्प्लेसमेंट भी है। तो बल और विस्थापन दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री। तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, यानी कि कितना वर्क किया गया, 1 जूल का कार्य किया गया। आसान क्वेश्चन था ये। कल एक बच्चे ने हमारे से पूछा था, इसलिए हमने इसे रखा। कल एक बच्चा कमेंट में कह रहा था ना कि जी एफ एस कोस थीटा क्या होता है। तो वर्क होता कार्य, कार्य का फॉर्मूला होता बल गुणा विस्थापन इंटू कोस थीटा। पर याद रखना कि जब ये फॉर्मूले आप लगाओ तो यूनिट याद रखना कि ऐसा यूनिट यूज करनी है कि भाई दूरी जो है, विस्थापन जो है मीटर में ही रखना है, फोर्स न्यूटन में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे सेंटीमीटर दे देता 100 सेंटीमीटर तो आपको यहाँ 100 नहीं लिखना है, यूनिट मात्रक का जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दीबाजी में गलत नहीं करना है ये। एम समीर, सोनल, सत्यवीर, गुज्जर, मोरेना, सपना कुमारी, मोहम्मद गुलाम, शर्मिला, मनोज, श्यान घोष, सत्यवीर, मिथुन, एसपीजे। करो ये। क्वेश्चन का नंबर भी लिखना है साथ में। कह रहा बेटा कि चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का भार क्या होगा। देखो उसने, एक मिनट रुकना भाई, बाहर कौन पटाखे बेवकूफ जला रहा है। ओ अच्छा अच्छा, आज गुरु नानक जयंती है उसलिए छूट रहे हैं। मुझे लगा कि दिल्ली में वैसे इतना पॉल्यूशन है। अच्छा फिर ठीक है। देखो चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का भार क्या होगा। तो बेटा आपको पता है कि मून पर जो वेट होता है ना, वो धरती पे वेट का 1/6 होता है। तो मून पर जो वेट होता है वो धरती पे वेट का होता है 1/6। अब मून पर वेट करा कितना है, 300 न्यूटन है, और धरती पे वेट कितना होगा ये पूछ रहा है। तो 6 12 6 18, तो धरती पे जो वेट आएगा वो 1800 न्यूटन आएगा। बहुत सारे बच्चे जो 50 आंसर लिख रहे हैं वो क्या गलती कर रहे हैं, वो रट्टेबाज हैं। उन्होंने रट्टा मार रखा है कि नॉर्मली क्वेश्चन, भाई पटाखों की आवाज सुन रहा है आपको, बहुत तेज पटाखे छूट रहे हैं। आप तक तो नहीं आ रही, ज्यादा खतरनाक वाले बम छुड़ा रहे हैं भाई।
अगर आपको नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, अगर आ रही है तो हाँ, अब शांत हो गए, ठीक है, अब ठीक है। अब देखो बेटा बच्चे क्या करते हैं, बच्चे रट्टा क्या मार लेते हैं कि नॉर्मली 90% केस में 90% केस में होता क्या है कि वो कहता है कि धरती पर वेट इतना है तो चांद पर कितना होगा। तो धरती पे वेट होता है, देता है पेपर में, और चांद पे पूछता है तो चांद पर वेट भार होता है 1/6। तो बच्चों को दिमाग में वही रटा रहता है, तो सोचते हैं कि 300 न्यूटन धरती पे तो चांद पे होगा 50 न्यूटन। लेकिन ये धरती पे वेट नहीं दिया, उसने चांद पे दिया 300 न्यूटन। तो चांद पे जो वेट होता है धरती के वेट का 1/6 होता है, तो यानी कि धरती पे वेट रहा होगा 1800। तो मून पे जो वेट होता है वो होता है 1/6। लेकिन बेटा ये वेट की बात की है, अगर वो यहाँ पे लिखता मास द्रव्यमान, वो कहता है कि मून पर वस्तु का द्रव्यमान 300 किलोग्राम, अगर यहाँ पे केजी लिखा होता 300 किलोग्राम, तो धरती पे हम 300 किलोग्राम ही बताते। तो मास द्रव्यमान नहीं बदलता है, जो क्वेश्चन हमने कर लिया था आज वाला ही बदल गया है। ठीक है, चलो अब अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसे ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस विद हाइट, द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड ऑन मास ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी चेंज एज गोज डीपर इन द अर्थ। कह रहा है कौन सा गलत है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान से पढ़ना कि उसने सही नहीं पूछा है, उसने गलत स्टेटमेंट पूछी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे पहले, फिर उसके आगे ABCD लिखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, कृष्ण ना मनोहर प्रेमानंद सुनील विकास ईश्वर नरेश कुमार जी का गलत है, बाकी सबका ठीक है। बेटा देखो आप सभी को पता है कि जो जी की जो वैल्यू है ये 9.8 केवल अर्थ के सरफेस पे है। जी का मान 9.8 है केवल अर्थ के सरफेस पे। अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू 9.8 नहीं रहती, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू घटने लगती है। ऐसे हम धरती के अंदर भी जाएंगे तो भी जी की वैल्यू घटती है। तो जी का मान धरती से ऊपर जाने पे भी घटता है, नीचे जाने पे भी घटता है। यानी ये वाली स्टेटमेंट भी सही है, ये वाली भी सही है, तो ये तो हमारे आंसर हो नहीं सकते। दूसरा बेटा जो जी का जो फॉर्मूला होता है, स्मॉल जी क्या होता है, कैपिटल जी m/r²। तो बेटा जो जी है ना, इसमें जो कैपिटल M है ये प्लेनेट ग्रह का मास है। तो जी की जो वैल्यू है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आप किस प्लेनेट पे हैं। तो प्लेनेट का मास, ग्रह का मास और त्रिज्या इंपॉर्टेंट है। जैसे धरती पर जी की वैल्यू 9.8 है, जुपिटर बृहस्पति ग्रह पर है 25 के आसपास। तो अलग अलग ग्रह पर, अलग अलग प्लेनेट पर जी का मान अलग अलग है, क्योंकि सबका मास और रेडियस अलग अलग है। जी की वैल्यू इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि उसके ऊपर वस्तु कौन सी गिर रही है। कल भी हमने आपको बताया था, चाहे धरती पे हल्की वस्तु गिरे चाहे धरती पे भारी वस्तु गिरे, सबके लिए जी की वैल्यू 9.8 होती है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, हमारा बी ऑप्शन एक गलत स्टेटमेंट है। ये जी का मान जो है प्लेनेट के मास पर डिपेंड करता है, ये बात सही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर बनेगा इसका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अगर आपने पिछले क्वेश्चन का फॉर्मूला ध्यान से देखा है तो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी रेलवे में बहुत पूछा गया है, कम से कम 7 8 10 क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे। तो मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया, उसमें से कह रहा है कि मान ले काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर और त्रिज्या 1/3 के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। ये क्वेश्चन करो ये करो ये। देखो इसने कहा कि ग्रह है, इस प्लेनेट का जो द्रव्यमान है, जो मास है प्लेनेट का, वो पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा है। मास धरती के द्रव्यमान का आधा है, और त्रिज्या जो है प्लेनेट की वो 1/3 है। अर्थ की रेडियस की है 1/3, 1/3। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण कारण त्वरण जी है तो उस ग्रह पर क्या होगा। तो कह रहा है कि जिस ग्रह का मास धरती का आधा हो, त्रिज्या 1/3 हो, तो हाँ जी की वैल्यू क्या होगी। आप कहेंगे सर जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी m/r²। आपने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है। और प्लेनेट का मास जो है वो आधा है, प्लेनेट का मास से आधा, हाफ लिख लिया हमने। रेडियस कितनी है, 1/3। तो रेडियस लिखा है नीचे, तो 1/3 नीचे आएगा। रेडियस का स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे 1/2, ये 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/9, 9 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 9/2। यानी इस ग्रह पर जो जी की वैल्यू होगी वो 9/2 गुना होगी धरती के मुकाबले। तो 9/2 यानी कि बी ऑप्शन आएगा। यानी कि इस प्लेनेट पर जो जी का मान होगा वो धरती पर जो भी जी का मान है उसका 9/2 गुना होगा। तो बी आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का।
इससे मैं बता रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं जब भी ग्रेविटी का चैप्टर कराता हूँ तो इस फॉर्मूले से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर कराता हूँ क्लास में, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, तो इसे बहुत ध्यान से आपको करने हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 5 करो, ध्यान से करना। राजा राम मीना जी, आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, जब भी क्लास होगी आपको पता चल जाएगा। इस पे क्लास साइंस की होती रहती है, फिजिक्स की नहीं होगी तो बायो केमिस्ट्री की होगी, ठीक है। इसने कहा कि 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के बल का मान कितना होगा। ये कह रहा है कि द वर्क, उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के बल द्वारा किए गए कार्य, हिंदी में थोड़ा मिसिंग है, इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। देखो हमने क्लास में आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, जिन बच्चों ने हमारे साथ थ्योरी क्लास पढ़ी है, कि बेटा मान लो कि यहाँ पे एक वस्तु है, इस वस्तु का मास है m, और इस वस्तु को आप h हाइट ऊपर ले जाओ, तो किसी m किलोग्राम की वस्तु को अगर आप h हाइट ऊपर लेके जाएंगे तो आपके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो कोई व्यक्ति जो कार्य किए करेगा किसी वस्तु को ऊपर उठाने में, वो कार्य होगा प्लस mgh। किसी वस्तु को उठाने में हम कार्य करते हैं प्लस mgh, लेकिन किसी वस्तु को उठाने में जो ग्रेविटी काम करती है, ग्रेविटी के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो होता है माइनस mgh। मैं आप खुद सोचो, जब किसी वस्तु को आप ऊपर की तरफ को उठाओगे तो वस्तु तो ऊपर की तरफ को जा रही है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की तरफ हो रहा है, ग्रेविटी हर एक वस्तु को नीचे की तरफ खींचती है, तो ग्रेविटी खींच नीचे की तरफ को रही है, वस्तु जा रही है ऊपर की तरफ को। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो नेगेटिव काम होता है, तो ग्रेविटी के द्वारा काम किया जाता है नेगेटिव। तो यानी सबसे पहले तो यानी कि बी और सी ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता। ध्यान समझो, जब भी पेपर में क्वेश्चन आए कि एक 5 किलोग्राम की, 10 किलोग्राम की, 12 किलोग्राम की वस्तु को उठाने में किसी कुली ने, किसी लड़के ने, किसी आदमी ने कितना काम किया, तो किसी वस्तु को उठाने में कोई व्यक्ति काम करेगा प्लस mgh, लेकिन किसी वस्तु को उठाने में जो ग्रेविटी काम करेगी, जो गुरुत्व काम करेगा, उसके द्वारा क्या कार्य होगा, माइनस mgh। अब देखो वस्तु कितने की है, 5 किलोग्राम, m की वैल्यू 5 है, g की वैल्यू कह रहा है कि 10 मान लो, हाइट कितनी कह रहा है 4 मीटर, तो 5 चौक 20 यानी कि माइनस 200 जूल। तो जिन बच्चों का आंसर माइनस 200 जूल आ रहा है उनका सही है, बाकी का गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। तो जिया लाल ने पहले लिखा 200, वो गलत हो गया है, माइनस वाले जो बच्चे हैं उनका एकदम सही है। तो ये आपको मैंने इसलिए बताया कि आप पेपर में आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सको, जब भी प्लस और माइनस दिखें आपको, कुछ ऑप्शन में प्लस कुछ में माइनस, तो आप समझ जाना है कि हम 2 ऑप्शन तो हटा ही सकते हैं भाई, 2 प्लस के होंगे 2 माइनस के, या तो आंसर प्लस में होगा या माइनस में होगा। वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है, अब देखो वर्क किसके द्वारा पूछा, व्यक्ति इंसान के द्वारा किया गया कार्य पूछा तो पॉजिटिव होगा, और ग्रेविटी गुरुत्व के द्वारा पूछेगा तो नेगेटिव होगा। तो आंसर हमारा बनेगा इसका माइनस mgh से माइनस 200। 6 करेंगे। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। किसी वस्तु की कार्य करने की कैपेसिटी, काम करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्या आंसर देंगे आप इसका। 6, कोमल केशरवानी, आनंद, सत्यवीर, गुज्जर, प्रेमानंद जी का हो गया गलत, कौशिक रंजन का भी गलत हो गया, विकास का ठीक है। जितने बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं ए उनका गलत है। बेटा उसने कहा कि कार्य करने की कैपेसिटी, ये बेटा एनर्जी होती है, कोई वस्तु कितना ज्यादा काम कर सकती है वो उसकी एनर्जी बताता है। अगर मैं यहां पर लिखता रेट, द रेट ऑफ टू डू वर्क, कार्य करने की दर, आप कितना तेजी के साथ काम कर सकते हैं, वो आपकी पावर है। पावर की देखो, पावर की जो डेफिनेशन है, शक्ति की डेफिनेशन में आता दर, द रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर, तो कितना तेजी से आप कार्य कर सकते हैं, कार्य करने की दर, तो कितना तेजी के साथ कार्य कर सकते हैं वो आपकी पावर बताएगा। लेकिन कितना ज्यादा काम कर सकते हैं, कैपेसिटी कितनी ज्यादा है काम करने की, वो एनर्जी है। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन आसान लगेगा और गलत करा देगा। ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट भी है, बहुत साल पहले मैंने एक पेपर दिया और बहुत जल्दीबाजी में मैं भी इसका आंसर पावर लगा के आ गया।
और हमने दोबारा देखने की भी जहमत नहीं उठाई, हमें लगा कि फिजिक्स का क्वेश्चन देखना तो अपने शान के खिलाफ है, दोबारा क्यों देखना। जैसे पेपर दे के बाहर निकले और ऐसे पन्ना पेज पलट के देखा, चलते चलते ही बाहर निकलने से पहले देखा, ये तो गलत हो गया। तो कई बार जल्दीबाजी में गलत हो जाती है चीजें, तो इसलिए हमने आपको बार बार बता रहे हैं कि अगर पेपर में आ जाए तो देख लेना रेट लिखा है कि कैपेसिटी लिखा है ना। जल्दीबाजी में ओवर कॉन्फिडेंस में भी चीजें खराब होती हैं, कई बार ज्यादा आना भी खतरनाक होता है कई बार एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए मास m मूविंग विद ए वेलोसिटी v पोजेस ए काइनेटिक एनर्जी k, इफ इट्स वेलोसिटी इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम m। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है, चल रही है, उसमें गतिज ऊर्जा k है, यदि इसका वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखो अगर बेटा वस्तु का मास m है और इसकी गति v है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब उसने कहा कि इसका वेग दुगुना कर दिया, यानी वेग दुगुना करने की बात कर रहा है, यानी कि मास में कोई चेंज नहीं किया, केवल वेग में चेंज किया। अभी हाफ तो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो पहले से फिक्स है, कांस्टेंट है, इसे भी हटा दो। तो यानी फॉर्मूले में केवल चेंज किस में हुआ है, वेलोसिटी में, तो दो दुगुनी कर दी, यानी कि 2 v पे स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 4, यानी काइनेटिक एनर्जी पहले की 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पे कि वो देखते भाई स्पीड कर दी दुगनी तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, इस 4 को 2 से काट के 2 पे टिक लगा देते हैं, पेपर में ए पे टिक लगा देते हैं। भैया आप एक चीज देखो कि जब मास m था, स्पीड v थी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब इस फॉर्मूले में आपने केवल किस में चेंज करना है, आपने स्पीड डबल की, केवल स्पीड में चेंज है। फॉर्मूले में ये हाफ तो न्यूमेरिकल वैल्यू है 0.5, इसमें चेंज नहीं करना। भाई अगर मुझे एक चीज बताओ, अगर इस फॉर्मूले में अगर हाफ की जगह पाई लिखा होता, पाई, तो क्या आप स्पीड दुगनी आता 4, क्या उसमें 22/7 की मल्टीप्लाई करते आप, नहीं कहते हो, तो कांस्टेंट है पाई। तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि ये दुगना हो गया, ये आधा हो गया, 3 गुना हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन में जिस फैक्टर में चेंज करेगा कहने के लिए उसमें चेंज करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को तो छोड़ देते हैं। जैसे अभी हमने काल्पनिक ग्रह वाला क्वेश्चन किया था 4 नंबर, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहा हो, ये कि प्लेनेट का मास आधा है, रेडियस है 1/3, तो जी की वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या किया था, मास आधा है तो आधा लिखा, रेडियस 1/3 है, रेडियस पे स्क्वायर कर दिया, तो जी की वैल्यू को थोड़े ना मल्टीप्लाई की, जी तो कांस्टेंट है। हमने थोड़े ना किया कि 9.2 में 6.67 गुणा 10⁻⁻11 कैपिटल जी की मल्टीप्लाई थोड़े ना की है। तो इसमें ध्यान रखना, ये गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये आता है किसी न किसी सेट में जरूर पूछेगा रेलवे वाले इसे। देखो इसे से बच्चे जोरदार तरीके से क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। बच्चा कह रहा है भाई अब बच्चे खतरनाक हो चुके हैं, पेपर नजदीक आ रहा है ना। अब ये देखो जो मैंने क्लास में क्वेश्चन लिए वो मैंने सारे फेमस क्वेश्चन लिए आज की क्लास में, जो आए हुए हैं या जो आ सकते हैं इंपॉर्टेंट। अगर आज की क्लास में अगर आप अच्छे से आंसर दे दिया आपने तो समझ जाना कि आपकी तैयारी ठीक है। आज हमने सारे फेमस क्वेश्चन लिए हैं। कह रहा है यदि 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण कितना होगा। देखो 2 वस्तुओं के बीच की दूरी आपने कर दी, 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी कर दी दुगुनी। मान लो 2 द्रव्यमान है m1 m2, उनके बीच की दूरी थी r। अगर आप उनके बीच की दूरी कह रहा है दुगुनी कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना रह जाएगा। आपको पता है कि 2 द्रव्यमानों के बीच में जो बल लगता है वो होता है g m1 m2 अपॉन r², यानी कि जो बल है वो दूरी के स्क्वायर के होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दूरी के वर्ग के होता है व्युत्क्रमानुपाती। अब कह रहा है कि 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी, तो यानी कि आपने r को कर दिया डबल, दूरी कर दी दुगुनी, तो दूरी तो लिखा है फॉर्मूले में नीचे, और दूरी का स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी कर देंगे तो 1/4 आ गया। यानी फोर्स पहले से 1/4 रह जाएंगे, 1/4, 1/4 आंसर आएगा इसका। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। 8 का डी आया। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ये भी आपके रेलवे के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। सर आज एलपी एग्जाम सिटी नहीं आया, आ जाए कल को आ जाएगा। अमन कुमार कह रहे टेलीग्राम वाले क्वेश्चन भी लिया करें, ओके ले लेंगे भाई वो भी। सर आप अच्छा पढ़ाते हो इसलिए सभी लोग इतना तेज हो गए हैं, राजकुमार सिंह कह रहे हैं। आप लोग भैया मेहनत कर रहे हो, जो पढ़ रहा वो तेज हो गया, जो नहीं पढ़ता वो हमेशा मूर्ख रहेगा। इसने कहा है पृथ्वी के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। देखो चंद्रमा बेटा धरती का चक्कर लगाता है सर्कुलर पाथ पे, तो सर्कुलर पाथ पे जो वर्क होता है फोर्स के द्वारा किया गया कार्य होता है 0। भाई देखो ये मान लो कि ये धरती है,
ये चांद है, चांद धरती के चक्कर काट रहा है, तो किसी वस्तु को घूमने के लिए चाहिए होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है केंद्र की तरफ को, और ये वेलोसिटी है 90 डिग्री के एंगल पे। तो जिस दिशा में वेग है डिस्प्लेसमेंट भी उसी दिशा में होगा। तो इस सर्कुलर मोशन में जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच का एंगल बनता है 90 डिग्री, और वर्क होता है एफ एस कोस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, कोस 90 होता है 0, तो वर्क हो जाएगा 0। तो बस याद रखना सीधे सीधे, अगर सर्कुलर मोशन हो तो वृत्तीय गति में किसी बल के द्वारा किया गया कार्य होता है शून्य। ये कई तरीके से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट ये भी पूछ लेगा कि सर्कुलर मोशन में वृत्तीय गति में किसी बल के द्वारा किया गया कार्य कितना, 0। या धरती सूर्य के चक्कर काट रही है, तो एक पूर्ण चक्कर में जो फोर्स लग रहा है उनके ऊपर, उसके द्वारा किया कार्य कितना, 0। या चांद वाला केस ले ले तो क्या बोलेंगे, 0। सर्कुलर मोशन में 0 बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, ये आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है। इसने कहा है मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग है। अगर किसी वस्तु के पास मैकेनिकल एनर्जी होती है, सारे मैंने कहा ना आज फेमस क्वेश्चन है, आज हमने आज ज्यादा ज्ञानवर्धक क्वेश्चन नहीं लिए, जो फेमस है इंपॉर्टेंट है वो लिए हैं। मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो योग होता है उसे हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो किसी वस्तु की गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो हमारा मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगा। आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कमेंटबाजी हम नहीं देखेंगे आपकी, कोई बढ़िया क्वेश्चन आएगा तो उसमें देखेंगे। देखते हैं, अभी पीछे क्वेश्चन आया था, कितने बच्चों ने ध्यान से सुना उसे। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी मेजर द रेट ऑफ वर्क डन। देखो इस बार क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर पूछ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन लिया था, उसमें पूछ रहा था कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता। जब उसने हमारे से पूछा था किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता क्या होती है, तो हमने कहा था उसकी एनर्जी होती है। और किसी वस्तु की कार्य करने की दर, कोई वस्तु कितना तेज काम कर सकती है, वो उसकी क्या होती है, पावर। इस बार हमारा आंसर क्या बनेगा, पावर, बी ऑप्शन बनेगा। देख रहे हो यहाँ पे, अभी जो क्वेश्चन था थोड़ी देर पहले उसमें था कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क। तो तभी हमने आपको बताया था कि अगर कार्य करने की दर आ जाए तो पावर बताएंगे, तो शक्ति बताएंगे, कार्य करने की क्षमता पूछेगा तो एनर्जी बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ये करो। ये क्वेश्चन भी हमारे से कल या परसों एक बच्चे ने पूछा था, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को भी रख लिया कि एक वस्तु को इतनी ऊंचाई पे है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो हमने देखा कि बच्चों को बहुत आसान आसान क्वेश्चन भी नहीं पता है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को रखा है। कह रहा है कि 100 ग्राम की एक गेंद 70 मीटर ऊंचाई की एक इमारत के शीर्ष पर रखी गई है। गेंद की स्थितिज ऊर्जा, देखो बेटा कोई वस्तु के पास हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है, मान लो कोई वस्तु यहां पे है, तो किसी वस्तु की हाइट की वजह से जो उसके पास एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है mgh के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाइट की वजह से mgh। तो वस्तु का मास कितना है, 100 ग्राम। और मैंने आपको बताया था पूरे मैकेनिक्स में मास हमेशा किलोग्राम में यूज करेंगे, दूरी मीटर में, टाइम सेकंड में। तो मास ग्राम में लिखा है, इसे किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। जी की वैल्यू कह रहा है क्वेश्चन में 10 ले लो, और हाइट कितनी है, 70 मीटर की, 70 मीटर की हाइट है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो 70 जूल आंसर आ जाएगा। यानी क्लास में आप लोगों के कमेंट देख के हमें पता चल रहा है कि आपको ये फॉर्मूला भी नहीं पता है mgh। अगर हमारे पास एक कल या परसों कमेंट ना आता तो शायद हम इस क्वेश्चन को रखते भी नहीं। अभी आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर यही फॉर्मूला आपने थोड़ी देर पहले भी बताया था। आपने कहा था कि किसी वस्तु को जब हम ऊपर उठा के लेके जाते हैं तो किसी वस्तु को h हाइट ऊपर लेके जाएंगे तो जो कार्य किया जाएगा आदमी के द्वारा वो mgh होगा। और यही फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का भी है। देखो एक्चुअल में होता क्या है, जब किसी वस्तु को आप ऊपर लेके जाते हो ना, तो किसी वस्तु को ऊपर लेके जाने में जितना कार्य किया जाता है वही कार्य उस वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा, संचित हो जाएगा। इसलिए दोनों के फॉर्मूले सेम बन रहे हैं। तो h हाइट ऊपर कोई वस्तु रखी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है तो भी mgh बताएंगे। किसी वस्तु को जमीन से h हाइट ऊपर लेके जाना है तो कितना कार्य किया गया तो भी mgh ही बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, What happens to the potential and kinetic energy of a body as it falls down from a height? किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा का क्या होता है। तो जब कोई वस्तु हाइट से गिरती है तो एक में कह रहा है कि इसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों घटेंगी,
एक में कह रहा है कि पोटेंशियल घटेगी काइनेटिक बढ़ेगी, एक में कह रहा है कि कोई चेंज नहीं होगा दोनों में, एक में कह रहा है कि पोटेंशियल बढ़ जाएगी काइनेटिक घट जाएगी। चार ऑप्शन ध्यान से देखो, बहुत जल्दी आंसर आप दे देंगे इसका। सर आपकी थ्योरी क्लास कहाँ से देखें? वाईटी पर, यूट्यूब पर थ्योरी क्लास नहीं है, वो हमारी एप्लीकेशन पर ही है। नरेश कुमार जी आपने गलत कर दिया, सोनू ने भी गलत कर दिया। जितने बच्चे सी आंसर बता रहे हैं वो केवल ऑप्शन को देखकर भावुक हो रहे हैं। भाई अभी अगर आपने पिछला क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ा होता है, क्वेश्चन आप गलत कर ही नहीं सकते। अब मुझे एक बताओ, अगर कोई वस्तु जमीन से ज्यादा हाइट पे होगी, अगर उसकी हाइट ज्यादा होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो जब कोई वस्तु गिरेगी तो गिरने से तो उसकी हाइट कम हो रही है, तो लगातार उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो घटेगी। तो भाई आप सी ऑप्शन क्यों बता रहे हो कि कोई चेंज नहीं होगा? जब कोई वस्तु नीचे की तरफ को आएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और जितनी पोटेंशियल घटती है उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। भाई आप खुद सोचो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। तो जब कोई वस्तु नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ गिरेगी, लगातार उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो स्पीड बढ़ने से काइनेटिक बढ़ नहीं जाएगी क्या? और वैसे भी आपने एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत सुना होगा, पढ़ा होगा कि ना तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब कोई वस्तु नीचे गिरती है ना, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटती है उतनी ही ठीक काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो नीचे गिरते समय स्थितिज ऊर्जा जितनी घटेगी, गतिज ऊर्जा उतनी बढ़ेगी। ऊपर जाते समय उल्टा होता है, ऊपर वस्तु जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है हाइट की वजह से, तो काइनेटिक घटती है स्पीड कम होने की वजह से। तो इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन गलत करने के लिए नहीं था ये करो। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, अंशुल शर्मा मिश्रा जी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। अक्षत कह रहे हैं मैं ठीक हूं, मेरा आई एम राइट, आपका सही था, बहुत बढ़िया। एक भाई ये राधे कृष्णा और ये सोनल, इन दोनों को मैं ब्लॉक करने वाला हूं। कोई कोई सेकंड जा रहा है ना, पढ़ाई करनी हो करो, फालतू यहां पे बकवास नहीं करो कमेंट बॉक्स में। इसे लिखा है 4 किलोग्राम की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बढ़ रही है। इसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य। देखो ये आपसे कह रहा है कि भाई एक वस्तु है, इसकी जो चाल है वो कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड की चाल है, और उसकी चाल आपको 10 मीटर पर सेकंड करनी है। तो चाल 5 मीटर से 10 मीटर करनी है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? जब भी बेटा पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए, स्पीड 5 से 10 करनी है, 5 से 20 करनी है, 20 से 2 करनी है, 20 से 0 करनी है, स्पीड बढ़ाने या घटाने के लिए कितना वर्क किया जाता है? इसका फॉर्मूला होता है वर्क का हाफ mv² माइनस u², ब्रैकेट में होगा v² माइनस u²। तो क्वेश्चन कर लो, वस्तु कितने किलो की है? 4 किलो की है। v होती है फाइनल स्पीड, फाइनल कितनी है? 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। इनिशियल u होती है, इनिशियल 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो 2 दूनी 4, 100 में से 25 जाएगा तो 75 दूनी 150, तो 150 जूल एनर्जी आ जाएगी। और याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन में स्पीड घट रही हो तो फिर नेगेटिव काम होगा। अगर मान लो कि स्पीड में कहता है कि 10 से 5 हो रही है, 10 से 5, तो जब स्पीड घटेगी तो 5 का स्क्वायर हम करते 25 और 10 का करते 100, तो नेगेटिव में आता फिर। तो अगर स्पीड बढ़ रही होगी तो कार्य पॉजिटिव आएगा आंसर आपका, स्पीड घट रही होगी तो नेगेटिव आएगा। तो यहां तो स्पीड बढ़ रही है इसलिए पॉजिटिव आया है, 5 से 10 हो रही है। तो जब भी पेपर में स्पीड घटाने या बढ़ाने की बात करेगा तो फॉर्मूला याद रखेंगे हाफ m ब्रैकेट में v² माइनस u²। क्वेश्चन नंबर 15 करो। एक जंजीर को एक घर्षण रहित टेबल पर रखा जाता है जिसकी 1/3 लंबाई किनारे पर लटकी होती है। यदि श्रृंखला की लंबाई l और द्रव्यमान m है तो मेज पर लटके हुए भाग को वापस खींचने के लिए आवश्यक कार्य है। ये क्वेश्चन कई तरीके से आपके यहाँ पूछा गया है, इसलिए हमने इसे रख लिया है वर्क पावर एनर्जी वाले में। तो ये हमारे पास में एक टेबल है, इसमें एक जंजीर जो है वो लटक रही है। अब कह रहा है कि जो जंजीर है उसका 1/3 किनारे पर लटक रहा है, 1/3, 1/3 हिस्सा लटक रहा है ऐसे, ठीक। तो कह रहा है कि इसे खींचने के लिए कितना वर्क होगा। भाई देखो, मैंने आपसे कहा था अगर किसी वस्तु को आपको ऊपर उठाना हो तो किसी वस्तु को ऊपर उठाने में हम कार्य करते हैं mgh कार्य करते हैं। अब यहाँ पे जो हमें जंजीर उठानी है उसकी लंबाई है l/3, तो पूरी जो l लंबाई है, l लंबाई का मास तो m है, तो 1/3 का जो मास होगा, 1/3 का मास कितना हो जाएगा? 1/3 यानी कि m/3, यानी मास तो जो हो गया वो हो गया m/3। भाई l लंबाई का मास m है ना, हमें जो जंजीर खींचनी है उसकी लंबाई तो केवल l/3 है, 1/3 है, तो मास कितना बनेगा? m/3। ये हो गया जी। अच्छा अब हाइट क्या लें?
देखो अब ये जंजीर जो है जब सब ऊपर खींचेंगे, ये वाला जो हिस्सा है ये तो L/3 पूरा ऊपर आएगा, ये वाला जो हिस्सा है बहुत ही कम ऊपर उठेगा, ये वाला थोड़ा सा ज्यादा है, ये थोड़ा सा और ज्यादा है, थोड़ा सा और ज्यादा है। देखो अगर यहाँ पे एक पार्टिकल होता है, एक पत्थर होता, तो उस पार्टिकल को हम ऊपर लेकर जा रहे हैं, उसके लिए तो हम हाइट लिख देते हैं सीधे सीधे L/3। यहाँ पे जंजीर जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में है ना, कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो ऐसे केस हम क्या करते हैं, कोई हिस्सा तो ज्यादा उठेगा कोई कम उठेगा, तो ऐसे केस हम ये देखते हैं कि इसका सेंटर कितना उठ रहा है। तो सेंटर की हाइट देखें कितनी होगी, तो बेटा पूरी की लंबाई है L/3, तो सेंटर होगा बीचों बीच, तो सेंटर कितने पे होगा, L/3 का आधा हो जाएगा L/6। तो यहाँ पे जो आप हाइट लेंगे वो L/6 लेंगे, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, MgL/6 तो MgL/18 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। जब भी पेपर में जंजीर वाला क्वेश्चन आपके यहाँ कई बार आया हुआ है, जब भी जंजीर वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो सबसे पहले आप ये देखना कि जंजीर कितनी लटकी हुई है। तो पूरी जंजीर का आपको मास दे देगा कि L लंबाई का मास है m। अगर जंजीर आधी लटकी होती तो आधे का मास m/2 हो जाता, जंजीर लटकी है 1/3, तो 1/3 को खींचना है तो 1/3 का मास हो जाएगा 1/3 m/3। जी तो है ही। अब h कैसे करें, जंजीर तो पूरी की पूरी कंटिन्यूअस फॉर्म में, कोई हिस्सा ज्यादा कम उठेगा ऊपर, कोई ज्यादा उठेगा, तो इस वाले केस में उसका सेंटर देखता है कितना ऊपर उठेगा। पूरी लंबाई L/3 है तो सेंटर होगा आधे पे, L/3 का आधा L/6, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो MgL/18 आंसर हो जाएगा। तो जिनका MgL/9 आ रहा उनका गलत है, बी वालों का ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 करो, आसान क्वेश्चन है ये भी। श्रेयान घोष कह रहे मेरा गलत हो गया है, ये फेमस क्वेश्चन है, हाँ फेमस क्वेश्चन है। स्वीट नंदिनी कह रही है तुक्का सही गया। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम यूनिट एज एनर्जी, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। देखो एनर्जी की बेटा यूनिट होती है जूल, पावर की यूनिट तो वाट होती है, ये तो सेम नहीं है। डेंसिटी की यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और वर्क की यूनिट होती है जूल। तो डी आंसर सही है। एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट जूल है। भाई अभी हमने एक क्वेश्चन आया था पीछे कि कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क, आप कितना ज्यादा काम कर सकते हैं, आप जितना ज्यादा काम कर सकते हैं वही आपकी एनर्जी है। तो एनर्जी क्या काम ही तो है कि कितना ज्यादा काम कर रहे हैं आप, 500 जूल काम कर रहे हैं कि 1 लाख जूल काम कर रहे हो। तो इसलिए दोनों की यूनिट सेम बनती है, क्योंकि एनर्जी जो है वो यही तो है कि आप कितना ज्यादा कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। कह रहा है कि द्रव्यमान m1 m2 के दो पिंडों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं यदि P1 और P2 क्रमशः उनके रैखिक संवेग हैं। लीनियर मोमेंटम को कहते हैं रैखिक संवेग हैं तो P1:P2 का मान क्या होगा। देखो दो पिंड है हमारे पास, उनका मास है m1 m2, कह रहा है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी समान है, और P1 P2 अगर उनके रैखिक संवेग है, लीनियर मोमेंटम है, तो P1 और P2 का रेशियो पूछ रहा है। देखो आप सभी को पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। अगर क्वेश्चन में पिंड जो है, बॉडी जो है, अगर उनकी स्पीड का जिक्र करेगा, अगर स्पीड का जिक्र करेगा तो काइनेटिक एनर्जी होती है 12 mv²। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और होता है मोमेंटम की फॉर्म में, वो होता है p²/2m। तो गतिज ऊर्जा के दो फॉर्मूले हैं। अगर क्वेश्चन में संवेग का जिक्र करे, मोमेंटम का जिक्र करे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m। ठीक, तो यहां से अगर मैं मोमेंटम का रेशियो निकालना है तो मोमेंटम निकाल लेंगे, तो मोमेंटम p² क्या हो जाएगा 2m के, तो p क्या हो जाएगा यहाँ पे √2m के। अब देखो ये कह रहा है कि दोनों जो पिंड हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जाएं समान है, तो काइनेटिक एनर्जी के तो उनकी सेम है दोनों की, तो कांस्टेंट हटा दो, दो न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे भी हटा दो, यानी p किसके समानुपाती हो गया, √m के, √m के समानुपाती हो गया। तो यहां से p1 और p2 का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा √m1/√m2। तो सी करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों का आंसर सी आया उनका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सच में खतरनाक हो गए हो भाई तुम लोग हैं। तुम लोगों का समझ में नहीं आ रहा मुझे थोड़ा, जब जिस दिन मैं आसान क्वेश्चन लेके आता हूं उस दिन तुम एकदम क्वेश्चन मेरे से पहले कर देते हो, लेकिन हल्के से टफ ले आता हूं उस दिन सांस फूल जाते हैं तुम्हारी। कल लेके आया था कोई 25 में से 13 ही कर रहा है, कोई 12 ही कर रहा है। थोड़ा लेवल उठा दो एकदम खत्म मामला, हल मतलब थोड़ा लेवल उठा दो तो सब खत्म, गिरा दो तो एकदम तुम खतरनाक बन जाते हो। चलो बढ़िया है। देखो कोमल केसरवानी ने ये भी गलत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18 इसने कहा है
if the radii of circular track of two particles are in the ratio 4:9, in order to have same centripetal acceleration their speed should be in the ratio of, दो कणों के वर्ताकार पथ की त्रिज्याएं, यानी कि एक कण दो कण है, इनके वर्ताकार पथ की त्रिज्याएं हैं 4:9 के अनुपात में, तो समान अभिकेंद्रित त्वरण के लिए उनकी चाल का अनुपात क्या होना चाहिए। देखो अगर बेटा कोई चीज सर्कुलर मोशन में हो, वृत्ताकार पथ पे हो, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, सॉरी m लिख दिया मैंने गलती से, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अगर कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में है, वृत्त गति में है, वृत्ताकार पथ पर है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभिकेंद्रित त्वरण होगा v²/r के बराबर। तो कह रहा है कि इनकी चाल का अनुपात बताना, चाल निकालनी है, तो v² किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इंटू r। तो v किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इंटू r। अब कह रहा है कि समान अभिकेंद्रित त्वरण के लिए उनके जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो सेम है, तो एक्सेलरेशन तो सेम है, यानी स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होगी, रेडियस के रूट के। तो रेडियस का कितनी है, 4/9 की, तो रूट लेंगे तो स्पीड का रेशो कितना आ जाएगा, स्पीड का रेशो आएगा अंडर रूट r1/r2। भाई स्पीड तो रेडियस के रूट के प्रोपोर्शनल है ना, अंदर है 4/9, तो बाहर निकालेंगे तो 2:3 आंसर आ जाएगा। तो बी करेक्ट आंसर है, बी आएगा सही आंसर। राजा का गलत हो गया, बाकी सब बच्चों को ठीक है। देखो आपको सबसे पहले समझना होता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का उसका फॉर्मूला लिख लो। अब किसका अनुपात पूछ रहा है, चाल का अनुपात पूछ रहा है, तो चाल को एक साइड में निकाल लो। चाल का अनुपात पूछ रहा है तो चाल क्या है, v² है यहाँ चाल के लिए, तो v² हो गया ac, ये ac है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभिकेंद्रित त्वरण, तो v निकालेंगे तो अंडर रूट ac r आ गया। तो अभिकेंद्रित त्वरण दोनों के लिए समान है, इसे हटा दो, तो यानी कि स्पीड जो है केवल रेडियस पे डिपेंड कर रही है उसके रूट के। तो अगर 4/2 है, रूट लेंगे तो 2/3 आ जाएगा, तो सीधे सीधे आंसर पर टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 19 करो, 19। करो, ये सब बच्चे इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, आसान ही क्वेश्चन है। हम्म, इसने कहा है कि इन्हें सर्कुलर मोशन वृत्ताकार गति में होता है। एक लिखा है इसने डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी चेंज, सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। देखो बेटा अगर कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में है, वृत्त गति में है, तो मान लो ये पहले यहाँ थी, एक सर्कल पे घूम रही है वस्तु, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पे ये, इस पे ये, तो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो चेंज होती है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। वेग क्या होता है, वेग का मतलब होता है किसी वस्तु की स्पीड इनटू डायरेक्शन। तो किसी वस्तु की वेलोसिटी में स्पीड भी होती है कि वस्तु कितना तेज भाग रही है वेलोसिटी में, और डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। और सर्कुलर मोशन के लिए जिम्मेदार बल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। तो तीनों सही है, तो यानी आंसर बनेगा डी ऑप्शन। तो इसका डी करेक्ट आंसर है। शाहरुख खान कह रहे हैं सी, इनका गलत हो गया है। एक बच्चा कह रहा है वृत्ताकार गति में त्वरण शून्य होता है, क्यों? आपका क्वेश्चन और आंसर दोनों गलत लिख दिया आपने। सर्कुलर मोशन में वृत्त गति में त्वरण जीरो कहां होता है भाई? वृत्त गति में एक्सेलरेशन अभी लिखवाया तो है। अगर कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में है, अगर वो v स्पीड से घूम रही है, अगर एक समान चाल से कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में है, तो उसका एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्रित त्वरण v²/r होता है। ये मैं क्लास में स्पेशली बच्चों को बोलता हूं कि पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक वस्तु एक समान चाल से वृत्त गति में है, तो त्वरण कितना होगा बच्चे? जीरो लिख के आ जाते हैं। एक समान वृत्त गति में त्वरण जीरो नहीं होता। एक्सेलरेशन त्वरण के तीन मतलब होते हैं। वस्तु की स्पीड बढ़े यानी कि वस्तु एक्सेलरेट कर रही है, स्पीड घटना भी एक्सेलरेट है अपोजिट डायरेक्शन में, और डायरेक्शन का बदलना भी एक्सेलरेशन होता है। तो जब कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में उसकी डायरेक्शन लगातार बदल रही है, तो यानी कि वस्तु एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेशन v²/r है। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 करो। तो टेक्नीशियन निकल जाएगा क्या इससे? अगर सारे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो निकल जाएगा। अगर सर जी आईएएस निकालना है मुझे, तो भैया आईएएस की कोचिंग करो। रेलवे के प्रैक्टिस सेट में क्या कर रहे हो?
अमित मौर्य कह रहे हैं डिस्टेंस जीरो होता है। डिस्टेंस जीरो क्यों होगा भाई? सर्कुलर मोशन में अगर आप हैं तो एक कंप्लीट चक्कर में दूरी होगी 2πr, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जीरो होगा। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इन्हें थ्योरी पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। ये कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सीलरेटेड मोशन। बिल्कुल सही। वृत्ताकार गति एक त्वरित गति होती है और त्वरण कितना होता है वृत्ताकार गति में? v²r के बराबर। कह रहा है कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज नॉन जीरो। किसी पिंड पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया कार्य सदैव शून्य नहीं होता है। गलत हो गया। मैंने आपको बताया था सर्कुलर मोशन में फोर्स के द्वारा किया गया कार्य होता है जीरो। ये गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर मोशन इज mv²r। देखो, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन अभिकेंद्रीय त्वरण होता है v²r और सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल होता है mv²r। तो अभिकेंद्रीय बल जो है वो mv²r होगा, यानी कि ए भी सही है। तो ए भी सही है और सी भी सही है। ए और सी सही है, यानी कि बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। भाई सर्कुलर मोशन लग रहा है जो बच्चे कुछ गलतियां कर रहे हैं, इन्होंने नहीं पढ़ा। 1-1.25 घंटे की क्लास होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, उसमें सारे पॉइंट आ जाते हैं। पहला पॉइंट मैं यही लिखवाता हूं कि वस्तु सर्कुलर मोशन में है तो उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट बदलेगी। डायरेक्शन बदल रही है तो फोर्स बदल सकता है, सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल बदलता है। तीसरा बताता हूं सर्कुलर मोशन में फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। चौथा बताता हूं कि सर्कुलर मोशन में स्पीड नहीं बदलती, एक समान वृत्तीय गति में स्पीड नहीं बदलती, वेलोसिटी बदलती है। पांचवा बताता हूं कि एक्सेलरेशन होता है v²r होता है। छठा पॉइंट यही बताता हूं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल mv²r होता है। कितना स्पीड से लिख दिया हमने? mv²r। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 करो। क्वेश्चन नंबर 21। इसने लिखा है द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल पाथ। प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण की दिशा के बीच का कोण कितना होता है? देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो आपने जो लास्ट क्लास थी ना, मैंने उसमें अपनी क्लास के आपको नोट्स भी दिए थे। इसमें अगर आप देखेंगे ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। मान लो कि एक किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी एंगल पर फेंक दें तो ये बनेगा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा ध्यान रखना, किसी ऑब्जेक्ट को अपने u वेलोसिटी से फेंका तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो है वो रह जाती है u cos थीटा। तो उच्चतम बिंदु पे रह जाएगी u cos थीटा। जीरो मत लिख देना। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो तब होती है अगर उसे सीधे ऊपर फेंकें। किसी वस्तु को सीधे ऊपर फेंकेंगे तो उच्चतम बिंदु पर उसकी वेलोसिटी घट के रह जाएगी जीरो। लेकिन जब किसी वस्तु को हम सीधे ऊपर नहीं फेंकते हैं, किसी एंगल पे फेंकते हैं, तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी होती है u cos थीटा। और प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई वस्तु होती है, किसी वस्तु को जब आप फेंकते हो तो वस्तु नीचे क्यों गिरती है? ग्रेविटी की वजह से। तो एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी की वजह से, होता है g। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है u cos थीटा और जो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी पैदा कर रही है, जो गुरुत्व त्वरण पैदा कर रहा है, इनके बीच का एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री सी करेक्ट आंसर होगा। ये क्लास में हमने लिखवाया भी है, लेटेस्ट जो बैच हुआ है। देखो, एक बच्चे करते क्या है पेपर में, एंगल देखते पता नहीं 45 होने क्या विशेष लगाव है, 45 पे एकदम चिपका देंगे, टिक लगा देंगे 45 पे। भाई हमेशा आंसर 45 नहीं होता। क्वेश्चन कुछ भी आए 45 ही चिपका दिया। क्वेश्चन आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 करो। वन फील्स हैवियर इन ए लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट में कोई व्यक्ति भारीपन महसूस करता है जब लिफ्ट। बेटा कोई व्यक्ति लिफ्ट में अपना शरीर भारी भारी कब महसूस करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। जावेद आलम, वृत्त गति में वेग एक समान होता ही नहीं है। एक तो ना मूर्खतापूर्ण बातें मत करो, जो बोला जा रहा है ना सुना करो ध्यान से। 4 बार बोल लिया कि वृत्ताकार गति में डायरेक्शन लगातार बदलती है, डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी वेग भी बदलेगा। स्पीड एक समान रहती है। एक समान वृत्त गति का मतलब होता है कि चाल एक समान है, स्पीड एक समान होती है, वेग नहीं एक समान होता, वेग परिवर्तित होता है, इसलिए त्वरण होता है उसमें, सुनना है नहीं। लिफ्ट में कोई व्यक्ति भारीपन महसूस करता है। देखो लिफ्ट के अंदर जैसे क्वेश्चन आए ध्यान समझना, कोई लिफ्ट अगर एक ही स्पीड से ऊपर जाए या एक ही स्पीड से नीचे जाए तो वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लिफ्ट एक समान चाल से ऊपर जा रही हो, एक समान चाल से नीचे आ रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लिफ्ट एक्सेलरेट करते ऊपर जा रही हो, मान लो किसकी स्पीड अभी जीरो थी, स्पीड बढ़ रही है लगातार, 0 1 2 3 4 5 एक्सेलेट कर रही है ऊपर को। लिफ्ट अगर ऊपर को एक्सेलेट करेगी तो आपको भारीपन लगेगा शरीर, नीचे को एक्सेलेट करेगी तो आपको हल्कापन लगेगा। अब देख लो कहां पे हो रहा है। इसने कहा कि
इज गोइंग डाउन स्टेडली, समान चाल से नीचे। अगर समान चाल से ऊपर जाए चाहे नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कह रहा है कि जस्ट बिगिंस टू गो अप, जब बेटा लिफ्ट ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगी, अभी यहाँ खड़ी है, स्पीड 0, जब ऊपर को चलेगी तो स्पीड में चेंज नहीं आएगा, 0 से 1 2 3 होगी, यानी लिफ्ट ऊपर की तरफ को जा रही है और एक्सेलरेट कर रही है। इसकी स्पीड एक समान नहीं है, ऊपर जा रही है एक्सेलरेट करते हुए, तो आपको भारीपन लगेगा शरीर में, नीचे गिरते हुए तो कम लगता है। अगर कोई बॉडी बिल्कुल, अगर लिफ्ट का तार टूट जाए, वो फ्री फॉल करे, तो नीचे गिरते समय वेट 0 ही हो जाता है। तो लिफ्ट जैसी पेपर में देखो, लिफ्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से एक समान चाल से ऊपर, वेट में कोई फर्क नहीं आएगा। कांस्टेंट स्पीड एक समान चाल से नीचे, वेट में कोई फर्क नहीं आएगा। लिफ्ट एक्सीलरेट करे ऊपर को, वेट ज्यादा लगेगा। लिफ्ट नीचे को एक्सीलरेट करते हुए तो वेट कम लगेगा। ठीक है, तो आंसर बनेगा इसका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि यदि कोई कण एक सीधी रेखा में गति कर रहा है तो निम्नलिखित ग्राफ आपके सामने दे रखा है। ये एक्सीलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ है। तो लिख रहा है, पहले में लिख रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्म, कण का त्वरण एक समान असमान है। बी में लिख रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सी में लिख रहा है पार्टिकल इज डिसलरेटिंग यूनिफॉर्मली। ए में डाटा फ्रॉम ग्राफ इज इनसफिशिएंट। ऐसे आंसर जो होते हैं ना, ये केवल रीजनिंग में तो ठीक हो सकते हैं, यहाँ बाकी जगह ठीक नहीं होते। हाँ देखो, आपको मैंने बताया था किसी ग्राफ को समझने के लिए हम क्या करेंगे, जो लाइन दे रखी है उस पर 2 पॉइंट ले लेंगे। पहले पॉइंट से एक लाइन डालेंगे सीधे एक्स एक्सिस पे, एक डालेंगे वाई पे। दूसरे पॉइंट से एक लाइन डालेंगे एक्स पे, एक डालेंगे वाई पे। अब देखो, एक्स पे लिखा है टाइम, तो टाइम तो बदल गया, 1 से 2 बज गए। वाई पे लिखा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं बदला, 1 बजे जितना एक्सेलरेशन था 2 बजे भी वही है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है ये। हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक जा रहा है आपका, बहुत बढ़िया, गुड। क्वेश्चन नंबर 24, ये आज हमने साइंस स्पेशल 27 बैच में आज ये कराया, यही क्वेश्चन कराया था सबसे पहले, अभी 7:30 वाली क्लास में। कह रहा है प्रक्षेप्य गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक ही होती है जब वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है थीटा और किस एंगल पे। ये कह रहा है कि भाई आप किसी वस्तु को आपने थीटा एंगल पे फेंका और आपको क्षैतिज परास, क्षैतिज सीमा, हॉरिजॉन्टल रेंज ये प्राप्त हुई। कह रहा है कि जो रेंज आपको थीटा एंगल पे मिली वही रेंज और किस एंगल पे मिलेगी। मान लो कि आपने किसी वस्तु को थीटा एंगल पे फेंका और आपको रेंज मिली 5 मीटर की, यही रेंज कहां मिलेगी। एक ऑप्शन है 180 डिग्री माइनस थीटा पे, एक है 60 डिग्री माइनस थीटा पे, 180 डिग्री माइनस 120 माइनस थीटा पे, एक है 90 माइनस थीटा पे। तो बेटा जो रेंज हमें थीटा पे मिलती है, किसी बॉल को आप थीटा पे फेंको जमीन से, चाहे 90 माइनस थीटा फेंको, जो रेंज मिलती है थीटा पे वही मिलती है 90 माइनस थीटा पे। आज हमने 7:30 वाली क्लास में सबसे पहले बच्चों को यही प्रूफ कराया था कि अगर आप जमीन से बॉल फेंक रहे हैं थीटा एंगल पे, तो रेंज का फॉर्मूला होता है ये u² sin 2 थीटा बाई जी। अगर आप बॉल को थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पे फेंकेंगे तो थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट कर दो, तो फिर से फॉर्मूला यही बन गया है। तो हमने बच्चों को लिखवाया भी है क्लास में, आज की क्लास में, थ्योरी क्लास में, कि यदि कहा गया कोण थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए क्षैतिज परास समान रहती हैं, फॉर एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल रेंज रिमेन सेम। यानी बॉल को थीटा फेंको चाहे 90 माइनस थीटा फेंको, रेंज सेम रहेगी। थीटा जैसे आप 30 ले लो तो 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा 60, यानी कि जो रेंज आपको मिलेगी 30 डिग्री पे वही मिलेगी 60 पे। थीटा के लिए ले लो 15, तो यहाँ बनेगा 90 माइनस 15 75, जो रेंज मिलेगी 15 पे वही मिलेगी 75 पे। ये हमने आज की क्लास में पढ़ा था ये। तो जो रेंज आती है थीटा पे वही किस पे आती है 90 माइनस थीटा पे। क्वेश्चन नंबर 25 करो, आसान क्वेश्चन है पर ये भी फेमस और इंपॉर्टेंट है ये। इसने कहा है कि दूध को जोर से मथने पर उसकी मलाई किस कारण से अलग हो जाती है। देखो, आपने दूध लिया, दूध के अंदर आपने क्या डाल लिया, एक रई डाल ली या मथनी डाल ली, जो भी आप बोलो उसे, और आप उसे ऐसे घुमा रहे हो, तो दूध के वैसे करोगे तो दूध ऐसे घूमेगा, दूध आगे सर्कुलर मोशन में, वृत्त गति में। अब दूध के अंदर जो क्रीम वाले पार्टिकल हैं उन पे बाहर को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, अपकेंद्रीय बल, उससे दूध से क्रीम अलग हो जाएगी। तो पेपर में दूध से क्रीम का अलग होना पूछ ले, या पेपर में पूछ ले कि दही से मक्खन का अलग होना, तो दूध से क्रीम का अलग होना हो, दही से मक्खन का अलग होना हो, इन सब के लिए आंसर क्या होता है हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, ध्यान से करो इसे। 26 इसने कहा कि 12 ग्राम द्रव्यमान की गोली बंदूक से चलाई जाती है, गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.006 सेकंड का समय लगता है और इसका वेग 300 मीटर है। बंदूक द्वारा गोली पर लगाया गया बल क्या होगा। देखो, एक गोली जो है 12 ग्राम की है
और कह रहा है कि वो जब बैरल से बाहर निकलती है तो 0.006 सेकंड का समय लगता है और वेग हो जाता है 300। तो बंदूक द्वारा गोली पर लगने वाला बल, आप कहेंगे सर बल का फॉर्मूला होता है F=ma। अब मास तो हमें दे रखा है, मास कितना है 12 ग्राम, तो किलोग्राम में बदल लेंगे इसे SI यूनिट में, तो 1000 से भाग कर देंगे, किलोग्राम तो आ गया। अब एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है, वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, कितने समय में। तो देखो अभी जब गोली बैरल के अंदर होगी तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, बाहर निकल के कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी 300 हो गई। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी 300, जब बाहर निकली अंदर कितनी थी उसकी 0, और कितने टाइम में हो गई 0.006 सेकंड में। तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया 300 बटे 0.006, ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया। यह वैल्यू पुट कर दो। F= होता है m में, तो मास कितना है 12/1000, एक्सेलरेशन कितना है 300 बटे 0.006, पॉइंट हटाएंगे तो तीनों जीरो हट जाएंगी, 12×4 3 दूनी 6, 2 छिंग 12, तो कितना आ गया 600 न्यूटन आ गया, 600 न्यूटन। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, डी बनेगा करेक्ट आंसर। अक्षत, योगू, योगी, ईश्वर जाकड़, अनीता, कौशिक, अमन, अंजलि, जगदम्बा कुमार शुक्ला, मोंडल, बहुत बढ़िया, गुड। देखो क्वेश्चन को आप समझना, ऐसे फोर्स का ना और मास दे रखा है, तो मेरे सिर्फ दिमाग में आया कि F=ma लगेगा, मास दे रखा है, किलोग्राम में बदल लिया। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, वेग परिवर्तन बटे समय से, तो अंदर वेलोसिटी होगी 0, बाहर होगी 300, है ना, और कितना टाइम, आंसर आ गया 27वां करो। कह रहा है कि विराम पर एक बम बड़ी संख्या में छोटे टुकड़ों में फट गया, यानी कि एक बम रेस्ट पे था, विराम अवस्था में था, ये छोटे टुकड़ों में, बहुत सारे टुकड़ों में फट गया। कह रहा है कि सभी अंशों का कुल संवेग कितना होगा, जब बहुत सारे टुकड़ों में फटेगा तो सारे टुकड़ों का जब मोमेंटम का सम निकालेंगे तो कितना होगा। देखो ये बम रेस्ट पे था, विराम अवस्था में था, अगर ये रेस्ट पे था तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, अगर इसकी वेलोसिटी 0 है तो इसका मोमेंटम भी क्या होगा, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, वो 0। अगर बेटा इसका मोमेंटम 0 है तो आपको पता है कि अगर किसी वस्तु पर हम बाहर से कोई बल ना लगाएं तो मोमेंटम नहीं बदलता। अगर ये रेस्ट पर रखे हुए इसका मोमेंटम 0 था, तो अगर ये बहुत सारे टुकड़ों में फट भी जाएगा तो सारे टुकड़ों के मोमेंटम का सम भी 0 रहेगा। तो मान लो कि ये बम 2 टुकड़ों में फट गया, इन दोनों टुकड़ों के मोमेंटम का सम भी 0 होगा। अब आप कहोगे जी कैसे हो जाएगा, जब हम 2 टुकड़ों में फटेगा तो इस टुकड़े के पास कुछ मास भी होगा, वेलोसिटी भी होगी, इस टुकड़े के पास भी कुछ मास वेलोसिटी होगा, तो 0 कैसे हो जाएगा, भाई मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये बम 2 टुकड़ों में फटा ना, तो अगर एक टुकड़ा इधर गया तो 101% दूसरा इसके अपोजिट जाएगा, तो जितना मोमेंटम इसका पॉजिटिव होगा उतना इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो टोटल तब भी 0 ही बनेगा। इसलिए जब भी कोई बम फटता है उसके सारे के सारे टुकड़े एक ही तरफ को नहीं भागते। जब कोई बम फटेगा कुछ टुकड़े इधर जाएंगे तो कुछ उसके अपोजिट भी जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे तो कुछ अपोजिट भी जाएंगे, क्योंकि अगर जब वो रेस्ट पे था टोटल मोमेंटम 0 था, फटने के बाद भी सारे टुकड़ों का मोमेंटम 0 ही रहना चाहिए। तो मोमेंटम 0 कब रह सकता है कि कुछ पॉजिटिव मोमेंटम होगा तो कुछ उतना ही नेगेटिव भी होना चाहिए, तो आंसर बनेगा इसका 0। क्लास में एक्सप्लेन किया हमने डिटेल में से। क्वेश्चन नंबर 28, एक पिंड यू वेग से फर्श से लंबवत टकराता है और उसी गति से वापस उछलता है, वेग में परिवर्तन क्या होगा। तो बेटा देखो एक बॉडी जो है वो फ्लोर पे आके टकराई u वेलोसिटी से और रिबाउंड हुई सेम से ही, तो कह रहा वेलोसिटी में चेंज कितना होगा। तो ये शायद हमने पहले भी क्वेश्चन लिया था, वेलोसिटी में चेंज होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बेटा u वेलोसिटी से आया, u से चला गया, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है u माइनस। अब एक चीज देखो, वेलोसिटी जो होती है, वेग जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है तो ये वाली आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी, तो जो इनिशियल वाली वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी माइनस u, तो u माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2u आंसर आएगा। ये शायद रिपीट हो गया, क्वेश्चन पहले भी आया था ये, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा इसका 2u बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे। ये कह रहा है कि द एसआई यूनिट फॉर एंगुलर वेलोसिटी, देखो एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी को लिखते हैं ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी होती है कि आपने कितना एंगल चला कितने समय में, तो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो एंगुलर वेलोसिटी बनती है रेडियन बाय सेकंड। अगर ये वो लिखता लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग, तो उसकी बनती मीटर पर सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी की बनेगी रेडियन पर सेकंड, क्योंकि एंगल को नापते हम रेडियन में। क्वेश्चन नंबर 30,
कह रहा है कि एक गेंद को एक निश्चित वेग से ऊपर फेंका जाता है, 40 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करते हैं और फेंकने वाले के पास वापस आती है। तो अब चारों ऑप्शन पढ़ोगे आंसर मिल जाएगा आपको, आसान है। करो भाई। करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो अब एक चीज बताओ, आपने एक गेंद को ऊपर फेंका, 40 मीटर की ऊंचाई तक गई और फिर वापस उसी के हाथ में आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। भाई जहां से वस्तु चली अगर वहीं के वहीं वापस आ जाए तो विस्थापित हुई क्या, वो नहीं, जीरो। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा उसका जीरो। डिस्टेंस तो बेटा 40 मीटर जाने में 40 आने में डिस्टेंस होती है, रास्ते की लंबाई 40 मीटर गया 40 मीटर आया, लंबाई दूरी होगी 80 मीटर की, ठीक है। तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह 10 मीटर की ऊंचाई तक उठता है। जिस वेग से पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया वो वेग क्या होगा। कह रहा है अगर मैंने किसी पिंड को ऊपर फेंक दिया और वो 10 मीटर की ऊंचाई तक उठा, तो बताओ किस वेग से ऊपर फेंका होगा, ये आपको बताना है। करो ये। देखो सबसे पहले देखो आपको हाइट कितनी मिली, आप कहेंगे सर हाइट मिली 10 मीटर की हाइट तक ऊपर गया, और जी की वैल्यू जब कोई पिंड ऊपर जाता तो जी की वैल्यू हम लेते हैं नेगेटिव, नीचे आने पे लेते हैं पॉजिटिव, ऊपर लेते हैं नेगेटिव। तो पिंड ऊपर गया तो जी की वैल्यू होगी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, टाइम नहीं दे रखा है तो तीसरे वाली क्वेश्चन लगाओ, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो पिंड को द्वारा तो ऊपर की ओर फेंका गया और 10 मीटर की ऊंचाई तक उठता है, यानी कि पिंड अगर बेटा 10 मीटर की ऊंचाई तक गया, आपने मान लो से यू वेलोसिटी से फेंका, वो 10 मीटर तक ही उठा, इसके मतलब कि फाइनली उसकी स्पीड जीरो हो गई होगी। तो मैक्सिमम हाइट कितनी मिली आपको उसकी 10 मीटर की, और फाइनली वो रुक गया होगा, तो फाइनली स्पीड उसकी कितनी है, जीरो। कितनी स्पीड से फेंका वो निकालना है। एक्सेलरेशन कितना है, जी के बराबर -9.8, और हाइट कितनी उठा वो 10 मीटर, ठीक है। तो यू स्क्वायर, तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा ये, तो पॉइंट से गया जीरो, 98 दूनी हो जाएगा 196, और यू हो जाएगा 14, तो आंसर आएगा 14, ठीक है। तो आज की क्लास हमने 31 क्वेश्चन किए हैं। क्या स्कोर आपका रहा ये बताएंगे आप। आज की क्लास हमने सारे फेमस क्वेश्चन लिए हैं, तो आज आपका स्कोर बहुत हाई होना चाहिए। अगर आज की क्लास में किसी का स्कोर लो है तो वो तो भाई सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर है। आज हमने कोई नए या कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन नहीं डाले, जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जो आ सकते हैं, जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो फेमस हैं, जो आने ही आने चाहिए, जिनके हमें आंसर तक भी याद होने चाहिए, उन क्वेश्चन को हमने रखा है। तो क्या आपका स्कोर रहा एक बार आप मुझे बताएंगे, ठीक है। सियान कह रहे हैं 26, कृष्ण कह रहे हैं 22, हंसराज कह रहे हैं 28, अमन के 28, 27, गोलू, कौशिक 22, 26, 26, 29, 28, 29, 30 आए हैं जो एक क्रमा करके। अच्छा स्कोर आया रहा आज की क्लास में बच्चों का। बजरंगी कितने किया तुमने आज की क्लास में। ईश्वर कह रहे 31 में से 31, बहुत बढ़िया। अक्षत कह रहे एक गलत हो गया है। देखो आज की क्लास में अगर आपके 28 या 28 से ज्यादा क्वेश्चन सही हुए हैं तो ये गुड स्कोर माना जाएगा, ये अच्छा स्कोर है। अगर आपने आज की क्लास में 24 या 24 से कम क्वेश्चन किए हैं तो फिर वो बैड स्कोर की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि आज की जो क्लास थी वो ऐसी नहीं थी कि आप इसमें बहुत लो स्कोर करें। तो 29, 30, 31 जो बच्चे कर रहे हैं उनका ठीक ठाक अच्छा स्कोर है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखो, एक दो तीन बच्चों ने तो 31 में 31 भी किए हैं, कई ने 30 भी किए हैं। 29 वाले तो बहुत सारे बच्चे आज की क्लास में, और इनसे कंपटीशन है आपका, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी अब आपकी क्लास जो होगी वो कुछ दिन अभी अगले 4-5 दिन काजल मैम के साथ होगी। बायो केमिस्ट्री क्लास होगी या बाकी टीचर की होंगी। मैं जा रहा हूँ अभी, कल सुबह की मेरी फ्लाइट है, मैं निकल रहा हूँ सिक्किम दार्जिलिंग, 4-5-6 दिन लगेंगे वहाँ पे। तो फिर मैं आपकी क्लास लूँगा जो नेक्स्ट सैटरडे संडे, उस दिन आपके साथ हम क्लास रखेंगे, ठीक है। तो बाकी अगले 4-5 दिन केमिस्ट्री बायो की क्लासेस आपकी चलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।